अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से जारी है। इस ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रही हैं आज की ट्रांसमिशन में मोना आलम। मोना, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अपने देखने वालों को हम अपडेट कर दें कि दुनिया भर में क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस को लेकर। बताया ये जा रहा है नाजरीन कि मरीजों की तादाद जो है कोरोना वायरस से जो मुतासर हुए हैं लोग वो 43 लाख से तजावुज़ कर गई है। 2,90,000 से ज़ायद हलाकतें कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अब तक हो चुकी हैं और 15,51,000 के करीब अफराद जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो उन तमाम ममालिक में सर फहरिस्त है जहां कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका में बताया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद 82,000 तक जा पहुंची है और स्पेन जो है वो दूसरे नंबर पर है। वहाँ की सूरत हाल में भी हम आपको आज की ट्रांसमिशन में भी और आगे आने वाले दिनों में भी आगाह करते रहेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोरोना के मुतासिर अफराद की तादाद 32,674 हो गई है। 8,555 अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह भी है कि 724 अफराद लुकमाए अजल बने हैं कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मजीद फैल सकता है अगर हमने वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जिनके इख्तियार किए जाने के लिए माहिरीन भी बार बार कह रहे हैं। और हम भी इस ट्रांसमिशन के जरिए आपको बता रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घर पर रहिए, अपनी जन्नत में रहिए और महफूज रहिए, खुद भी और अपने प्यारों को भी महफूज रखिए। जी मोना। जी, खुदा ना खास्ता कि ऐसा ना हो नाजरीन, हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह ना करे कि ऐसी नौबत आए और यहाँ पर केसेस इससे आगे बढ़े। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हम कोविड ट्रैजेक्टरी पाकिस्तान में देखते हैं, यहाँ पर रिपोर्टेड केसेस में इजाफा हो रहा है और एक लोगों की तरफ से भी ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक वैसे बात नहीं है लेकिन दीगर भी ग्लोबली स्पीकिंग भी ये बात अप्लाई करती है, उतनी ही एप्लीकेबल है कि लोगों की तरफ से एक लीनियंसी नजर आती है, एक ऐसा एटीट्यूड नजर आता है जैसे लॉकडाउन की वजह से लोग आवाजार हुए हों और फिर उससे ब्रेक आउट करना चाहते हों। यही इसी किस्म की कुछ सिमिलर चीजें हमें पाकिस्तान में भी नजर आती हैं। और पाकिस्तान में नाजरीन मजीद जो सिचुएशन है वो इसलिए गंभीर हो जाती है कि यहाँ पर एटलीस्ट सिर्फ आवाजार होने का मामला नहीं है, यहाँ पर मैटर ऑफ सर्वाइवल भी है, अपनी जिंदगी अपना ब्रेड एंड बटर कमाने का मामला भी है। तो इसलिए एक बड़ा बारीक किस्म का बैलेंस है जिसके हवाले से हम हमेशा ही तकरीबन बात करते हैं। लेकिन कि क्या हमने अपनी लाइवलीहुड सस्टेन करनी है, जो कंपनीज भी हैं जिनसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अगर लॉकडाउन हो तो घर बैठकर अपने सारे एम्प्लॉयज़ को वक्त पर उनकी सैलरीज दी जाएं, कब तक वो आखिर अपने एम्प्लॉयज़ को भी अफोर्ड करेंगे जब वो खुद काम नहीं कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्रीज या जो कारोबार हैं वो बंद पड़े हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये एक फिनोमिनन है, आई से अगेन। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि कोविड केसेस में अगर खुदा ना ख्वास्ता इजाफा होता है तो क्या हम लोग उतने मेडिकली स्पीकिंग प्रिपेयर्ड हैं कि हम इन तमाम केसेस का जो बोझ है वो उठा पाएँ, तिब्बी तौर पर हम अपने अवाम को वो सहूलियात दे पाएँ, उनको वो प्रोविजंस दे पाएँ। ये भी एक दूसरा बड़ा सवाल है। खैर, आज हम हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि इसके हवाले से हम बात करें। आज जरा कोविड ट्रैजेक्टरी को भी हम थोड़ा सा ज़ेरे गौर रखेंगे। आसमा ने भी उसका तस्करा किया है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में सो फार बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, इजाफी रुझान है इस ट्रैजेक्टरी का। फिर क्या हमारा फेट होगा और क्या हमें करना चाहिए, हिकमत अमली क्या कहती है, हमारे लिए क्या ज़रूरत है इस वक्त है, अदर देन दिस कि हम समाजी तौर पर फासले रखें अगर लॉकडाउन लिफ्ट भी हो रहा है उस सूरत में भी। खैर, इस बात का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मियां अंजुम निसार साहब, आप प्रेसिडेंट हैं FPCCI के और हम स्काइप के थ्रू वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू अंजुम निसार साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप लिंक एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आपसे हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव्स और मईशत के पहिए के हवाले से मजीद बात करेंगे। उन्हीं के साथ नाजरीन डॉक्टर जवाद असगर साहब तशरीफ फरमा है, आप CEO हैं GHSI के और बहुत आप मायानाज अपना तजुर्बा रखते हैं इन टर्म्स ऑफ आप अपने डॉक्टर होने के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से बहुत आपका वसी तजुर्बा है पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो डॉक्टर जवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारे लिए वाया स्काइप लिंक वक्त निकाला है। आपसे हम लोग कोरोना वायरस और इसकी ट्रैजेक्टरी पाकिस्तान में और दुनिया भर में आगे क्या एक्सपेक्टेड है इसके बारे में भी बात करेंगे, एहतियाती तदाबीर एंड मोर। वेलकम ऑन बोर्ड। आमिर दुरानी साहब पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और मईशत के पहलुओं को भी बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। आपसे हम ये जानेंगे आमिर साहब कि जो ट्रेंड्स हैं या जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं उनके होते हुए अब हमारी तरफ से क्या दरकार है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी। तो वेलकम ऑन बोर्ड आमिर साहब, आपने भी हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है। अंजुम साहब, आप पहले बताइएगा, आप फरमाएं
पहले तो आप ये जो फेज वाइज लॉकडाउन लिफ्ट करने का फैसला, फिर उससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर और कुछ सेक्टर्स को खोलने का भी फैसला किया, हमारी एग्रीकल्चरल हमारा जो सेक्टर है वहां पर भी कुछ हद तक हमने लीनियंसी देखी क्योंकि वीट हार्वेस्ट सीजन था वगैरह वगैरह। अब तक आप कैसे देखते हैं ये मामलात, और जो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है कम से कम उम्मीद करते हैं वो तो रुक गई होगी इस लॉकडाउन के लिफ्ट होने से? शुक्रिया जी। ये एक्चुअली ये जो पैंडेमिक है कोरोना 19 ये बेसिकली इसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और आपने खुद भी अपने इनिशियल रिमार्क्स में बताया है कि दुनिया में 2,90,000 के करीब डेथ्स हो गई हैं और पूरी दुनिया की मईशत इससे हिल के रह गई है। पाकिस्तान में भी मोरलेस ये 48-50 दिनों बाद ये लॉकडाउन जो ये खुला है और इससे भी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस दौरान गवर्नमेंट कोशिश करती रही है कि जितना भी हो सके पैकेज भी लाए हैं और कोशिश किया गवर्नमेंट ने अपने महदूद वसाइल में होते हुए भी जो मैक्सिमम सपोर्ट वो दे सकते थे डेली वेजेस को ये एहसास प्रोग्राम के तहत, या फिर कुछ बिजनेस कम्युनिटी के भी कुछ पैसे जो थे वो जो लॉक्ड थे वो जो रूटीन में कुछ महीनों से मतलब जो बड़े लेट आते थे उसमें भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो पैसा बिजनेसमैनों को रिबेट का जो खासतौर पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड थे वो पैसा उनको टाइमली मिल जाए ताकि कुछ उनके मामला भी चलते रहें। लेकिन बहरहाल इसका नुकसान तो फिर इस दौरान फिर एक कंस्ट्रक्शन पॉलिसी भी आई, ठीक है, उससे भी लोगों को उम्मीद हुई वो कि अभी उसके मामला अभी स्टार्ट तो यकीनन एक रमज़ान की वजह से, और दूसरा जब एक दफ़ा सिस्टम आपका लॉकडाउन सिचुएशन में आ जाए उसे रीस्टार्ट करने में कुछ टाइम लगता है। और ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो लेबर होती है ये गांव देहातों से आती है और जैसे ही अपना काम वाइंड अप करते हैं ये फिर वापस चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ईद के बाद कुछ ना कुछ इसका भी बेटर असर होगा। लेकिन एक्सपोर्ट में भी काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो पूरा, क्योंकि यूरोप हमारे जो ग्राहक थे वो खुद भी इन मसाइल में घिरे हुए थे, लॉकडाउन सिचुएशन वहाँ भी थी और वहाँ हमसे बहुत ज़्यादा हमवाद भी हुई हैं, जिस तरह आपने स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके एंड देन यूएसए का जिक्र किया, और इसके अलावा भी बहुत सारे मुल्कों में। तो वो एक्चुअली पूरा जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था वो एक दफ़ा झिझोड़ा गया है और वो बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग में चले। लेकिन लॉकडाउन उठाना ठीक फैसला है अंजुम साहब, ये आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं? जी एक्चुअली देखें सारी दुनिया ने यही किया और ये ये जो बीमारी आई थी या ये जो पैंडेमिक था ये इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसकी तो हिस्ट्री मौजूद नहीं है माजी करीब में। तो ये फिर जिस तरह जहाँ जिन ममालिक में ये चीज़ पहले आई उन्होंने, चाइना ने एक बड़े अच्छे एक अंदाज से कंट्रोल किया, मतलब जबर भी किया, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपली स्टैंड लेकर और सबसे पहले वुहान से ही ये मामला शुरू हुआ और वहीं ये सारी चीज़ सबसे पहले कंट्रोल भी हुई। डेफिनेटली उसके बाद जब यूरोप में ये लॉकडाउन हुआ और ये सारे मामला वहाँ हुए तो नेचुरली हमारे यहाँ तो ये कोरोना वाली सिचुएशन जो बड़ी लेट आई, मार्च की इब्तिदा से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और या मार्च के मिड के बाद लोगों को जरा महसूस हुआ। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि फिर हुकूमत को लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन था और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उसमें मजीद नरमी कर दी गई है। बिल्कुल आपकी जानिब दोबारा से आएंगे मियां साहब, लेकिन अभी मैं चाहूंगी कि आमिर दुरानी साहब से हम कुछ बात कर लें। आमिर दुरानी साहब आप फरमाइएगा, कहा यह जा रहा है जैसे अभी मियां साहब भी फरमा रहे थे कि बहुत सारे दीगर ममालिक जो हैं उनको भी अपने मुल्कों में नरमी करना पड़ी है इस लॉकडाउन को लेकर, और पाकिस्तान ने जो फैसला किया है ये वक्त की ज़रूरत भी थी और यही फैसला सही समझा जा रहा है बहुत से लोगों की जानिब से। लेकिन कुछ हल्के हमें इस पर तनकीद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी सूबाई हुकूमतें भी हैं, इस पर एतराज़ात किए गए उनकी जानिब से कि अभी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए वरना मुल्क के अंदर ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं ये बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या ईद से कुछ रोज़ पहले ये जो रिलीफ दिया गया है कारोबारी तबके को खास तौर पर, हमारी ताजिर बरादरी को खास तौर पर, ये रिलीफ दिया जाना चाहिए था या खुदा ना खास्ता ये हमें बहुत महंगा पड़ सकता है कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करें तो? जी देखिए, मतलब मैं बहुत शुक्रिया तो प्रोग्राम पे लाने का। पहली बात ये कि जो हम हुकूमत ने फैसला किया है, मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि हुकूमत जो फैसला करती है सोच समझ के करती है। हमें कि आदत पड़ गई है कि हम हुकूमत के हर फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं। मेरे ख्याल में
جو بھی اس وقت حکومت میں ہوگا اس کو اسی قسم کی تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی انہونی وبا ہے کہ جس کے بارے میں دنیا ابھی تک حتمی طور پہ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس انہونی وبا کی کوئی ویکسین پائی نہیں جاتی, یعنی اس کا کوئی عین ممکن علاج سامنے نظر نہیں آتا. سو ایک اوپن اینڈڈ سی سچویشن ہے. تو اس کے اندر میں حکومت کا جو قدم ہے وہ میرے خیال میں تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس پہ کافی لوگوں نے لکھا بھی ہے. پچھلے دنوں کافی ڈیبیٹ چلی ہے, ییل کا ایک پیپر نکلا ہے, مشفق مبارک نے لکھا ہے, اور بے تحاشا اس کو سراہا بھی کیا, اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے. کیونکہ جو حکومت کا فیصلہ ہے اس کی بنیادی وجہ ہمیں دیکھ لینی چاہیے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو تنقید کرنے کے قابل ہیں اور جن کی رسائی ہے اس تنقید کی آپ جیسے لوگوں کے چینلز پہ, وہ لوگ وہ ہیں جو کہ کھلے گھروں میں رہتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کمرے کے اندر 5 یا 6 لوگ رہتے ہیں. آپ عام گھر کا سائز دیکھیے پاکستانی فیملی کا, تو وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی آئسولیشن اور اس کے ساتھ جو دماغی بیماریاں اور جو باقی چیزیں آتی ہیں صحت کے لیے اور بھی مضر ہو سکتی ہیں. تو پہلی بات یہ. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اتفاق سے, یا کہنا چاہیے کہ خوش بختی سے, یا میں تو اس کو اتفاق کہوں گا کہ رمضان کی آمد ہو گئی ہے. تو رمضان کی آمد ہونے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ حکومت یہ کسی قسم کے سیاسی کی بجائے کسی ریلیجس یا مذہبی دباؤ کی وجہ سے یا کوئی خیر خواہی کی وجہ سے کر رہی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چاہے رمضان ہوتا یا نہ ہوتا, حکومت کا یہی فیصلہ ہونا تھا. اور اس کا فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو ہماری طرح کے جو ممالک ہیں, ہماری طرح سے ممالک نے یہ بات نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں پسماندہ, ہم کہنے والا ہم ایک گنجان آباد ملکوں میں ہمارا شمال ہوتا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت کا فیصلہ میرے خیال میں عین صحیح ہے. لیکن ایک بات یہ آپ نے جو کہی کہ کیا سپائک ہوگی, میرا خیال میں یہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ سپائک ہو سکتی ہے, اور جو بالکل نظر آ رہا ہے کہ سپائک ہوگی. لیکن وہ سپائک کو کنٹرول کرنا, جب آپ کو پتا ہو کہ سپائک کہاں ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ کو ایک اور قسم کی مشینری اور اقدامات کی ضرورت ہے. اور کم از کم میں عام جو دیکھ رہا ہوں شہروں میں وہ اقدام لیے جا رہے ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ ڈی میں ہو. یہ جو جی آپ نے جو یہ بڑی ویلڈ بات کی ہے, میرا خیال ہے اس میں تفصیل سے آپ کی طرف دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں کہ سپائک ہوگی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی گورنمنٹ بھی مان رہی ہے کہ سپائک ہونی ہے, آپ بھی اپنے انالیسز میں یہی فرما رہے ہیں. تو سپائک ہوگی تو پھر ہمارے پاس کیا بیک اپ پلان ہے؟ جب سپائک ہوگی تو کیا ہم اس سپائک کو کنٹرول کر پائیں گے؟ ہماری طبی سہولیات کیا ہے؟ اور سمارٹ لاک ڈاؤن یہ جو فینومینن ہے یہ کتنا ورکیبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب سیم کویسچن ٹو یو سر. ایک اور یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آپ کرو فلیٹن ہونے دیں, کورونا وائرس کا کرو جہاں جہاں پر فلیٹن ہوا ہے وہاں پر ہم لاک ڈاؤن لفٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ از سیف ٹو لفٹ دا لاک ڈاؤن. جیسے ہم نے ووہان میں دیکھا تھا کہ انہوں نے تبھی لفٹ کیا جب ان کا بالکل کرو کافی روز تک فلیٹ ہو گیا تھا. تو ہمارے پاس تو یہ کیس ابھی نہیں ہے سر. ایگزیکٹلی آر کرو از گوئنگ ہائی اور ایکسپونینشیل ہی ہے ہماری ابھی بھی ٹریجیکٹری. بہت شکریہ جی کال پہ لینے کا. نہیں, ہماری جو ٹریجیکٹری ہے وہ اس طرح کی ارتھمیٹک گروتھ پہ نہیں ہے جو لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کچھ ہفتہ پہلے. تو ہمارا جو ہے ہائی تو جا رہا ہے, لیکن اس طرح کی ٹریجیکٹری نہیں ہے جو اس کو بہت آج سے 2 ماہ پہلے لوگ ڈر رہے تھے کہ 2 ہفتوں کے اندر 1.5 لاکھ مریض ہو جائیں گے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارا اب اس میں جب لاک ڈاؤن آپ نے اس کو ریلیکس کیا تو خطرہ ہے سپائک کا. سپائک کو کنٹرول کرنے کا پوری دنیا میں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایکسٹینڈ کریں اپنی کانٹیکٹ ٹریسنگ کو اور ٹیسٹنگ کریں زیادہ. اب وہ چیزیں آپ کو لانی پڑیں گی, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان کے اندر ان پہ توجہ نہیں دی گئی. ہمارے ٹیسٹنگ جو ہے آج بھی 10 سے 12 ہزار کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جبکہ حکومت کا اپنا عزم تھا کہ وہ 20 سے 30 ہزار ڈیلی کی ٹیسٹنگ کیا کرے گی. تو یہ ایک ہمارا کمزور پوائنٹ ہے, کانٹیکٹ ٹریسنگ ہمارا کمزور پوائنٹ ہے, لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. تو میرا یہ ہوگا کہ اگر حکومت آج بھی اس کی طرف توجہ کرے اور اس کو ساتھ ریلیکسیشن کے ساتھ لے کر آئے تو ہم مینیج کر لیں گے. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جو آؤٹ بریک ہوتی ہے یا یہ نمبر ہے کیسز کی ٹریجیکٹری ہے, یہ ملک کی سطح پہ دیکھنا بے معنی بات ہے. امریکہ کے اندر سیاٹل کی علیحدہ آؤٹ بریک تھی
और न्यूयॉर्क की एक अलग आउटब्रेक थी। करेक्ट। तो हमें हर शहर की आउटब्रेक को, हर शहर की ट्रैजेक्टरी को अलग देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक मकामी फैसले करना पड़ेंगे। सही है जी, अलग अलग से देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक हमें फिर फैसले करना चाहिए। मियां साहब, आपकी जानिब की बात एक बार फिर से आना चाहूंगी। अभी जब हम मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ ताजिरों से जब हम बात कर रहे हैं, और हुकूमत खुद भी ये कह चुकी है कि अगर ये जो नरमी की गई है, ये जो रिलीफ दिया गया है, उस पर SOPs के तहत अगर अमल दरामद नहीं किया गया तो दोबारा से लॉकडाउन किया जा सकता है बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे इलाकों के अंदर। ये फरमाइएगा कि अगर दोबारा से ये फैसला किया जाता है तो क्या हमारी ताजिर बरादरी ने, हमारे अवाम ने जिस तरह से पहले ताउन किया गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की बात सुनी, आप देख रहे हैं कि उस तरह का ताउन दोबारा देखने में आएगा? आपका तज्जिया क्या कहता है? और फिर ये कहिएगा कि अगर गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ता है अवाम के ये चीज़ें न मानने की वजह से, ताजिरों के अहकामात को न मानने की वजह से, तो फिर ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारी मईशत के लिए अगर दोबारा से हम लॉकडाउन की सूरत हाल की जानिब जाते हैं? वैसे मियां साहब, इतना गवर्नमेंट से ताउन नहीं भी किया था जो हमारी ताजिर बिरादरी है, उन्होंने बहुत सारी जगहों कॉल्स भी दे दी थी स्ट्राइक वगैरह की। जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि लोग अपना कारोबार बंद करके भी मुआशी बदहाली के प्रेशर के अंदर थे और उस वजह से फिर मुख्तलिफ चेंबर से, फेडरेशन से और मुख्तलिफ ताजिर रहनुमाओं ने फिर ये कहना शुरू कर दिया था कि लॉकडाउन हमारा हल नहीं है। और वैसे भी एक गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशन है। अब वो सूरत हाल तो है नहीं पाकिस्तान में कि जिस तरह अमेरिका ने $2.3 ट्रिलियन जो है वो अपने इंजेक्ट कर दी। हमारी एक लिमिटेशन है, उन्होंने तो कर दी, उनके पास वसाइल थे। हमारी सिचुएशन डिफरेंट है कि हमारे जितने भी वसाइल थे गवर्नमेंट ने कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी रहे। लेकिन अब ये है कि जहाँ तक ताजरों का ताल्लुक है, वो ताजर भी इंटरनेशनली तो देखें, ताजरों को या बिजनेसमैनों को बहुत सारा सपोर्ट दिया गया है। वो इसलिए सपोर्ट दिया गया है कि उनके ज़हन में ये चीज़ थी कि ये तिजारत, ये अगर इनकी मईशत अगर दुरुस्त रहेगी, ये स्टेबल रहेंगे, तो पोस्ट कोरोना सिचुएशन में ये परफॉर्म कर सकेंगे और जॉब्स को इंटैक्ट रखेंगे। अब हमारे यहाँ जो सिचुएशन ये हुई कि वो फ्रस्ट्रेशन भी थी, लोगों पर मौशी प्रेशर भी था कि लोगों ने दुकानों के देखें, हर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या हर दुकानदार जो है वो उसका एक स्केल नहीं होता। हर बंदे की डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, हर बंदे की फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो यही वजह है कि जो कमज़ोर तबका है वो फिर शोर भी करता है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि हम तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो है मोरलेस हम इस दबाव को या इस बंदिश को सस्टेन नहीं कर सकते। तो उनकी एक मजबूरी है, फिर शोर उठा, प्रेशर उठा, जो कि मार्केट में 90% जो दुकानदार होते हैं वो इधर उधर से माल लेकर डेली बेसिस पर वो बेचते हैं। पिछला बेचा, आगे फिर मटेरियल ले आए और इस तरीके से वो अपनी सर्कुलेशन चलाते थे। एक तो वो प्रेशर तो अपनी जगह था। अब सिचुएशन है ये 2 दिन से ये जो लॉकडाउन खुला है और इसमें सिचुएशन ये है कि मैं ज़ाती तौर पर मेरी अपनी ज़ाती तजवीज़ ये थी कि हर बाज़ार खुला होना चाहिए, लेकिन हर बाज़ार का 1/3 हिस्सा डेली बेसिस पे खोलें और हफ्ते में पहले 2 दिन जो है वो कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि जैसे जैसे चीज़ें सिस्टम जो है चीज़ें हैं वो स्टिमुलाइज होती जाएं, सिस्टम में आती जाएं ग्रेजुअली, फिर वो 2 से 3 दिन कर दें बजाय के बाजारों को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के, फिर 2 हिस्सों में कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट एक फैसला कर चुकी है, लेकिन ये कि वो समाजी फासले को भी यकीनी बनाए सर, वहाँ पे झमघट्टे ना लगने दें बाजारों में और दुकानों में अपनी। जी देखें, हमारे यहाँ क्योंकि जिस तरह भाई ने पहले भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ गुंजान आबादी है, मार्केटें हैं तो आधी पार्किंग सड़क पे होती है और बगैर प्लानिंग के बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स और बहुत सारी मार्केटें बन गई हैं। वो उसकी वजह से एक रश होना जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। तो इसके लिए बहरहाल हमने फेडरेशन से और चेंबर से बार बार यही कहा है कि खुदा के लिए अपनी जान का भी ख्याल करें, अपने वर्कर्स की जान का भी ख्याल करें, जो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं उनका भी ख्याल करें। तो बहरहाल ये मिनहसुल कौम जो आज भी बहुत शोर उठा है और आज भी हम बार बार कहते रहे हैं, बार बार मैसेजेस दिए गए हैं और टीवी प्रोग्राम से भी यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए भाई ये 50 दिन के बाद ये जो लॉकडाउन खुला है इसको
ایک ڈسپلن کے طریقے کے ساتھ ڈسپلن سے اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ کورونا یہ جو معاملات ہیں کورونا کے، یہ وائرس کے، یہ کوئی 10-15 دن مہینے کے اندر ختم نہیں ہوں گے، یہ چند مہینے چلیں گے. تو اس میں ہماری اپنی جان بھی اس میں انوالو ہے، اور جو ہے آپ کے عملے کی بھی، اور جو آپ کے پاس کسٹمرز آتے ہیں. جی عامر درانی صاحب، تو یہ میرا مطلب خیال کریں اور اس کے ایس او پیز کو فالو کریں. عامر درانی صاحب، پھر دوبارہ بندش ہو جائے گی، پھر وہی شور اٹھے گا، پھر وہی مسئلے مسائل ہوں گے. تو ہم اپنا اس بالکل، کیونکہ گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہے نا کہ اگر ہم نہیں فالو کرتے ہیں تو پھر لاک ڈاؤن دوبارہ بھی آ سکتا ہے. جی عامر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کانٹیکٹ ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ، یہ دو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایریاز جہاں پر ہم بہتر کر سکتے ہیں. آلدو کل آپ نے، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، کل قومی اسمبلی میں یہ بات اٹھی تھی اور قومی اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑی اچھی ہو گئی ہے، بنگلہ دیش اور ایون انڈیا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہم بہتر ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے پاکستان کی. پھر بھی اس پہ بہتری آ سکتی ہے. اور یہ جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کا ایک میکینزم ہے، یہ ٹو بی آنیسٹ اینڈ کینڈیڈ سر، آپ کو تو پتہ ہے یہ اتنا عام فہم نہیں ہے اور اتنا ایک لے مین کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، لیکن یہ ورکیبل کتنا ہے، کام کتنا کرے گا یہ؟ دیکھیے یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ جو ہے نا، اس کے اوپر آج سے 3 ہفتے پہلے پاکستان میں لمس میں ایک بہت اچھا پیپر پبلش ہوا ہے. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب اس سے واقف ہیں. انفیکٹ ہم لوگ ایک ویبینار پہ تھے جہاں یہ ڈسکشن ہوئی تھی. یہاں پہ مسئلہ جو ہے، سب سے پہلی بات تو میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی باقی ممالک سے بہتر ہو گئی ہے، یہ کافی حد تک جائز نہیں ہے. دوسری وجہ بات جو ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بہتر ہونا اور ٹیسٹ کا وہی ہونا جو ٹیسٹ ابھی کیا جا رہا ہے، جس کی کہ ریلائبلٹی کے بارے میں بے تحاشا شک ہے ہمارے یہاں نہیں پوری دنیا میں، یہ جو سواب لے کے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں آپ کے پاس، آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو 60% کسی چیز کے اوپر ریلائبلٹی ہے اور آپ نے 60% وہ کام کرنا ہے، تو اس کی ریلائبلٹی آلریڈی 60% جمع 60%، 60 سے 36.36 یعنی کہ 36% رہ جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا میتھمیٹکلی بھی سوچنے کی کوشش کریں تو یہ بات یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانی چاہیے، یہ بات کانٹیکٹ ٹریسنگ کی کہ جو تب کام آتی ہے، تب روئے کار لا جا سکتی ہے جب ہم اس کو سیمپلنگ بیس پہ کریں. مان بھی لیں کہ چلیں ہم 60% 70% ریلائبل ٹیسٹ کو لے کے چلتے ہیں، تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں آبادی ہے اور ایک سیمپلنگ کا طریقہ ہوتا ہے. نمبر 1 ہم وہ استعمال کریں. لیکن سپوز کہ حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے پینڈیمک سے ہٹتا ہوں. یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ میں ہوگا کیا کہ وہ آپ کے گھر پہ دستک دیں گے، کہیں گے میں نے آپ کا خون لینا ہے یا میں نے آپ کا سواب لینا ہے. تو کیا یہ آپ کی پرائیویسی کی انویژن نہیں ہوگی؟ یہ اس طرح ہے کہ آپ کسی کو ٹیسٹ کر کے کہیں کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ تو انسانی ایک پرائیویسی ہوتی ہے اس کی. اور یہ رینڈم ہوگا عامر صاحب، رینڈم مطلب جسٹ اینی ون بالکل. یہ نہیں، دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت آپ نے سوال اہم پوچھا ہے کہ ہم ایک طرف سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جس دن آپ کے گھر پہ دستک ہوئی اور وہ آپ کو اندر آیا تو وہ آپ کو کہا کہ میں آپ کے بچے کے ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، تو دیکھیے آپ کو اپنی پرائیویسی کے بارے میں کیا محسوس ہوگا. تو یہ ہمیں ذرا پہلے ایز اے قوم یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہم حکومت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ جو باقی ممالک نے اپنایا ہے، ایون جو یو ایس جیسا ملک جو کہ خود مختارانہ اور اپنی پرسنل آزادی کے اوپر آپ نے دیکھا یہ ان کا جو سٹینڈ ہے، تو ہمیں پاکستانی کے طور پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ بریچ آف پرائیویسی الاؤ کریں گے. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ سمپٹمز ہیں تو یہ ریموٹ مانیٹرنگ ہے، یعنی کہ اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کو ٹیسٹ کیا جائے، اگر آپ گھر میں رہیں تو پھر آپ انلیس آپ کو سمپٹمز ہیں آپ کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے ساروں کو، اور یہ آپ کو بتانی چاہیے اپنے ٹیلی ویژن پہ کہ یہ مسئلہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے جو ہم بول رہے ہیں. تبھی ہم نے آپ کو مدعو کیا تاکہ آپ بتائیں. بالکل، اور آپ نے بڑی اہم بات کی عامر صاحب. اسی بات پہ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر جواد صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس پر کہنا چاہیں گے کہ صرف تنقید تو کی جا رہی ہے گورنمنٹ پر، لیکن اگر گورنمنٹ وہ تمام اقدامات کرتی ہے جس کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہم اس طرح سے تعاون کریں گے جیسا تعاون ہماری جانب سے کیا جانا چاہیے، جیسا تعاون درکار ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں من حیث القوم؟ جی، یہ اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمز بہت ساری تھرو ہو رہی ہیں ہر طرف سے، اور ان کے ایکچوئل معنی کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ وہ ان کا اس شعبے سے تعلق نہیں ہے. رینڈم ٹیسٹنگ کی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن رینڈم ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے
वो किसी बहुत कम लोगों को पता है। और जब मैं उनके इन डेप्थ में जाके देखता हूं तो रैंडम टेस्टिंग का वो मुराद ये लेते हैं कि हम किसी इलाके पे जाएंगे, वहां से कुछ लोग पकड़ के हम उनको टेस्ट कर देंगे और कहेंगे कि जी इस इलाके में ये केसेस आए हैं। इस तरह रैंडम टेस्टिंग नहीं होती। रैंडम टेस्टिंग का एक खास तरीकाकार है और उसको अपनाना पड़ता है आपको। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग के लोग बात करते हैं, जिससे कोई मानी खेज नतीजा आप हासिल नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम वाकई बिल्कुल सही है जो दुरानी साहब ने भी आइडेंटिफाई किया है कि लोग घबराते हैं अगर आप वैसे ही चले जाएं उनके पास टेस्ट करने के लिए। और ये बहुत सारे फोन एप्स यूज हो रहे हैं इस वक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के, और उन सारों में प्रॉब्लम आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इसी वजह से प्राइवेसी के इश्यूज पे। लेकिन ह्यूमन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़ा पुराना एक पार्ट है तमाम आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस का, जिसके अंदर एक इंसान आप एक ऐसे शख्स से जो उन लोगों का अजीज होता है उससे हम मालूमात हासिल करते हैं, और बड़े दोस्ताना तरीके के साथ, बड़ी आपस में सेटिंग के साथ कि आप और किन किन लोगों से मिले हैं 14 दिनों के अंदर, और उनका रेफरेंस होता है। और बड़े एक ह्यूमन टच के साथ दूसरे फिर ग्रुप को रीच आउट किया जाता है और फिर उनको कन्फाइन करके उनका कॉन्फिडेंस उनको आप टेस्ट करते हैं। मकसद इस सारे का ये होता है कि इस जो ट्रांसमिशन की लड़ी है उसकी हम हर कड़ी को पकड़ लें और वो ये ना हो कि कोई कड़ी कम्युनिटी के अंदर फैलाती रहे। सर वन स्मॉल क्वेश्चन, ये कौन लोग होते हैं जो जाके बात करते हैं और 14 दिन के कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हैं? ये वॉलंटियर्स होते हैं? एक्चुअली ये ट्रेंड लोग होते हैं, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं। और मैं ये हैरान हूं कि जब भी सुबह से आप देखें तो हर एक कहता है जी हमारे पास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हमें कोई मसला नहीं है। इन रियलिटी अमेरिका जैसा मुल्क कहता है हमारे पास सिर्फ 10% लोग इस वक्त मौजूद हैं और हमें 90% कमी है कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स की, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। तो लेकिन हमारे हर कोई ये कह रहा है जी हमें कोई मसला नहीं। और मैं सुन के हैरान होता हूं कि इनको नहीं मसला, पूरी दुनिया को मसला है। और लोग इस पे अमेरिका में सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में $10 मिलियन के साथ उन्होंने एक क्रैश प्रोग्राम शुरू किया है कि लोगों को हायर करके ट्रेन करने का कि कैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के ऐसे लोग जो टीबी के अंदर काम करते हैं, जो HIV के अंदर काम करते हैं, उनके शोबे के अंदर ये होता है कि उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करनी है। इस तरह आपके जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो आउटब्रेक्स को देखते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन इन ग्रुपों के अलावा बाकी आम लोगों की नहीं होती। और ये सोचना कि हम 3 पुलिस वाले भेज के देंगे किसी के घर के बाहर, जो एक्चुअल हो रहा है इस वक्त हो रहा है हमारे बास जगहों पे कि पुलिस के 3-4 लोग चले जाते हैं और जबरदस्ती तस्वीरें खींची जाती हैं उन घर वालों की और कहा जाता है कि जी आप कांटेक्ट हैं और एक तमाशा बना दिया जाता है। इससे लोग घबरा रहे हैं और वो आगे नहीं आ रहे। रास्ता ही नहीं है, यानी कि जो ये लोग असल करते हैं तो कांटेक्ट ट्रेसर्स, वो तो फिर मुझे लगता है हमने उसमें क्वालिफाई करना है अभी भी ठीक से, हम उसमें क्वालिफाई कर ही नहीं पाए अगर आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। हमें अंदाजा नहीं है, हम ये समझ रहे हैं कि 3-4 पुलिस के आदमी, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी, कोई फलां का चपरासी, 3 बंदे चले जाएंगे किसी के घर पे तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज आर्ट एंड साइंस और इसको बाकायदा आपको ट्रेन करने की जरूरत है। और ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ट्रेंड लोग नहीं हैं, उनको यूटिलाइज कीजिए, उन्हें मास्टर ट्रेनर बनाइए और उनके थ्रू आप जल्दी से लोगों को ट्रेन कर लीजिए। ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। अच्छा, हम उम्मीद यही करते हैं कि वाकई कोई गवर्नमेंट आप सबके साथ, आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इन तमाम चीजों पे कोई ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और इसमें तो कोई स्कैम भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसर है या कौन है। तो जी मियां साहब, ये तो एक और आर्ग्यूमेंट आपके सामने ये भी है, I'd like to present it before you, जो ये कह रहे थे कि अब इंटरनेशनल क्योंकि कमोडिटीज की प्राइसेस काफी गिरी हैं तो उसके सिलसिले में पाकिस्तान में मजीद हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट मजीद कम कर दें या फिर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें मजीद कम कर दें। अब बिजनेस कम्युनिटी एट लार्ज इसके बारे में क्या सोचती है? FPCCI का इस पे क्या मौकफ है? आपको लगता है कि कोई मजीद भी इस वक्त हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं मईशत के एतबार से? और वैसे तो ये बजट का सीजन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई सच बाज़गश्त हमें नजर नहीं आ रही। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं। ये पिछले 50 दिनों में कितना नुकसान हुआ है इकोनॉमी का। दुकानदार हजरात हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ी है, उनके दुकानों के किराए थे, जिस वजह से उधर से शोर उठा कि जी लॉकडाउन खत्म किया जाए। सनतकार जो थे उनको ये प्रॉब्लम हुई कि
गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाले कि जी आप सैलरी आप देंगे मार्च अप्रैल और जून की, और फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी निकाली कि आप 3% पे दें। बहुत सारे लोग हैं वो जो है मार्कअप पे काम नहीं भी करते, बैंकों से इस हवाले से काम नहीं करते, वो अलग एक मसला है। लेकिन इंडस्ट्री और पूरी ट्रेड ने और पूरी इकोनॉमी ने सफर किया है बगैर काम किए हुए 12-13% मार्कअप जो है वो अदा किया है, और ये बहुत बड़ी प्राइस है और ये बहुत बड़ा लॉस है। और इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो जीडीपी, फिर बहुत सारे जो गुड्स हैं वो पोर्टों पे आए। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से हुआ ये कि आपके जो पोर्टों पे जो मटेरियल आए हुए थे उस पर डैमेजेस आए, उस पर डिटेंशन चार्जेस आए, वहाँ लोगों की कमर टूटी। और हम समझते थे कि गवर्नमेंट यहाँ खुल के सपोर्ट करेगी, लेकिन हमारे पोर्ट एंड शिपिंग जो मिनिस्ट्री है वो उतना खुल के सामने नहीं आई जितना हमने देखा। तो दूसरे ममालिक में उन्होंने इन चीज़ों को बड़ा सीरियस लिया और उन्होंने कहा है कि कोई पेनल्टी आप इम्पोज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये जो शिपिंग कंपनीज वाले हैं ये अभी उसी पुराने रविश पे कायम है और ये चाहते हैं कि हम डिटेंशन चार्जेस भी लें और डैमेजेस भी लें। तो मैं समझता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट को इस हवाले से बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए और फर्दर मार्कअप कम करने की इस वक्त गुंजाइश मौजूद है। इस वक्त जो है हमारा काइबर रेट है दैट इज 9%, उसे रिड्यूस होकर कम से कम 6% पे 5-6% पे आना चाहिए, क्योंकि हमारे रीजन में इतना ही मार्कअप चल रहा है और हमारा अगर मार्कअप ज्यादा होगा तो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। दूसरा, ऑयल की प्राइसेस नीचे आने की वजह से इस वक्त बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा हो चुकी है कि हम अपनी बिजली की जो प्राइसेस है हमारे यहाँ है 18 सेंट्स पर किलोवाट हमारी जो प्राइस है बिजली की, उसे रिड्यूस करके हमारे सही। आप ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो मजीद किए जा सकते हैं। आमिर दुरानी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत के पास मौजूदा वसाइल हैं उनके अंदर रह के ये जो रिलीफ पैकेज दिया गया है आवाम के लिए हो या ताजिर बरादरी के लिए हो, ये एक बेहतरीन पैकेज है, या आप भी ये समझते हैं जैसे कि अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है या ताजिर बरादरी की जानिब से डिमांड्स की जा रही हैं कि मजीद रिलीफ आना चाहिए? हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि मजीद रिलीफ दे पाए, जानबूझकर नहीं दी जा रही है, या आप समझते हैं कि नहीं ये इनफ है जो गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है अभी इन हालात में? जी, मेरे ख्याल में जो हुकूमत का 1.2 ट्रिलियन वाला पैकेज जो है, अगर आप उसको गौर से देखें तो जिस दिन से वो अनाउंस हुआ है हुकूमत खुद उसको बेहतर करने के मगर है, क्योंकि वो पैकेज जो है वो एक इमीडिएट रिस्पांस था। उस इमीडिएट रिस्पांस में बेसिकली चंद मद थे या उसमें जैसे लाइन आइटम्स थे जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अंदाजन ये इस तरह रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। माँ सिवा बिस्प के और एहसास प्रोग्राम के जो डोल आउट्स हुए हैं कैश के, उसके अलावा बाकी जो जितनी चीज़ें हैं उन पे अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नंबर 1 नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो हुकूमत ने पैकेज तरतीब दिया था, इसको ऑलरेडी जिस तरह आपने देखा होगा कि हमाद अजहर साहब ने 2 हफ्ते पहले आके टीवी पे कहा कि अब वो एहसास ही का चैनल इस्तेमाल करते हुए जो हमारी SMEs यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस के अंदर जो लोग डेली वेजर्स हैं उनको किस तरह टारगेट करना है। तो पहला तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये तो हुकूमत खुद भी जानती है कि ये पैकेज नाकाफी है। दूसरा हिस्सा आपके सवाल का ये था कि क्या हुकूमत के पास इस वक्त जिसको आप कह रही हैं जगह या उनकी वो फिस्कल स्पेस है कि नहीं है। तो फिस्कल स्पेस के बारे में सबसे पहले तो निसार साहब ने बहुत अच्छी बात की कि प्राइसेस गिरी हैं तेल की, गवर्नमेंट को थोड़ी सी वो मिली। आपने देखा कि हुकूमत ने जो प्राइस ट्रांसफर किया है तेल की मद पे जो आपको मिल रहा है इस वक्त पम्प प्राइस पे, तो हुकूमत ने थोड़ा अपने लिए रखा है, जो कि लेकिन वो इसलिए रखा है कि वो जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल टैक्सेस की तरफ से इस दफ़ा आएगा वो उन्होंने उधर उसको पूरा करना है। लेकिन हुकूमत के पास जो काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को शऊर है, सिर्फ ये कि जो कुछ एडवाइजर्स हमारे हैं वो हुकूमत को कहीं आगे पीछे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो कोर इस वक्त आपके पास क्यू ब्लॉक में और प्लानिंग में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आप उनसे जाके पूछें तो उनको इस बात का पता है कि हमारे पास काफ़ी, मिसाल के तौर पे हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारा 700 बिलियन का प्रोग्राम था, प्लस उसमें अब हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिला लें तो उनकी मद में जो जिसको हम कहते हैं ना ब्रिक एंड मॉर्टर, अब फैसला ये करना है कि अगले बजट के अंदर क्या हम वही डैम, वही ऑरेंज मेट्रो ट्रेन, क्या वही हम सड़कें बनाएंगे या हम इंसान के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। कोरोना के हवाले से भी हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो अब हमारे लिए मजीद अहम हो गया है। वी जस्ट होप कि ये सब इसी तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी यही सवाल है सर
کہ یہ جتنے ہمارے پیرامیڈکس ہیں یا آپ جیسے جو تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، کتنے آن بورڈ ہیں گورنمنٹس کے ساتھ، خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو؟ آلدو وفاقی حکومت میں اٹ سیلف ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں یا ڈاکٹر فیصل ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لیکن آپ جیسے جو لوگ ہیں کتنا آن بورڈ ہیں گورنمنٹ کے ڈیسیشن میکنگ میں فی الحال؟ اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں اور فیصل سلطان ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا، اور بہت مختلف قسم کے لوگ ایسی سچویشنز پہ فیصلے کرتے رہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایک پورے پاکستان کے لیول پہ کمی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ سوچئے ذرا کہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو کبھی آپ نے کسی سرجن کو آ کے اس پہ بحث کرتے دیکھا ہے ٹیلی ویژن پہ یا فیصلہ سازی کے وقت؟ اگر آپ کوئی بچوں کی بیماریوں کا مسئلہ ہو تو اس میں ایڈلٹ فزیشنز آ کے بات نہیں کرتے، لیکن پبلک ہیلتھ ایک ایسا شعبہ انفارچونیٹلی بن گیا ہے کہ اس میں ایک ڈرماٹولوجسٹ بھی بول رہے ہیں، اسکن والے بھی بول رہے ہیں، ہارٹ والے بھی بول رہے ہیں، لیکن وہ لوگ نہ سامنے نظر آ رہے ہیں جن کا کام ہی اس چیزوں کو دیکھنا ہے، یعنی ایپیڈیمیولوجسٹ۔ سو ایپیڈیمیولوجسٹ ہمیں اس پورے سین میں کسی بھی جگہ پہ فرنٹ کے اوپر نظر نہیں آ رہے، اور اسی وجہ سے جو ہم کچھ سٹرگل کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس شعبے پہ لگائی ہیں، صرف اس بات کی انہوں نے ایکسپرٹیز ہے کہ آؤٹ بریکس کیسے چڑھتی ہیں اور کیسے اترتی ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، وہ ہمیں فرنٹ پہ کہیں بھی نہیں نظر آ رہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہے اور اس کو کریکشن کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں، جو کارڈیولوجسٹ ہیں، جو سرجنز ہیں، جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں، جو اپنے شعبے کے بہترین ڈاکٹرز ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ شعبہ ان کا نہیں ہے، اس کی نہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، نہ اس کی ایکسپرٹیز ہے، اور میرے خیال سے تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے دانت کی درد کے لیے ہم کبھی کسی اچھے نیورو سرجن کے پاس نہیں جاتے۔ رائٹ سر، ویری ویری ویلڈ، بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، یور پوائنٹ از ویری ایپٹلی میڈ سر۔ بہت شکریہ جنٹلمین، دیٹس آل دا ٹائم دیٹ آئی ہیڈ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عامر دورانی صاحب، میاں انجم نثار صاحب۔ ناظرین، تمام جنٹلمین سے اس وقت جو ہم نے بات کی ہے، میرا خیال ہے آسمہ آج ہم نے کافی فیکچول لائنز پر ڈسکشن کیا ہے اور ہم نے سولوشن کی جانب بھی جانے کی بات کافی حد تک کی ہے، اسی امید کے ساتھ کہ کچھ اثر دکھائے اور فیصلہ ساز جتنے ہمارے ہیں ادارے ہیں ان تک بھی ان تمام اوپینینز کی رسائی ہو اور ان تمام ایکسپرٹیز کی ماہرانہ آراء کی یہ رسائی ہو، اور جو جس کا کام ہے وہ وہی کام اپنا کرے۔ بالکل جی، جو جس کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر عوام کا جو ایک کام بنتا ہے، جو عوام کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپ میں سے ناظرین ایسے بھی ہیں جو خوف کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں کروانے جا رہے ہیں، یا اگر کسی نے ٹیسٹ کروایا بھی ہے تو اس کے بعد اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے، سمٹمز بھی موجود ہیں لیکن کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ آپ نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے ارد گرد موجود جو آپ کے پیارے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ برا کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایسا نہیں کریں، اس سے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، آج ہی آپ دیکھیے اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے بالکل صحت یاب ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ بر وقت ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، معالج کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ خود بھی بچ سکتے ہیں، اپنے پیاروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، کل پھر ملاقات کریں گے آپ سے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔